Hello and welcome to my channel SK Helping Hands। आज हम लोग पोएम देखेंगे विलियम शेक्सपियर की 7 एजेस ऑफ मैन। इस पोएम ने उन्होंने ज़िंदगी को, मनुष्य की ज़िंदगी को 7 भागों में विभाजित किया है और वे कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये एक प्रकार से स्टेज है जहाँ पे विमेन एंड मेन प्लेयर्स हैं, यानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं और वो अपना रोल निभा करके चले जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे एंट्री होती है एक्टर की, उस तरीके से उनका बर्थ होता है मनुष्य का, और जिस तरीके से उनकी एग्ज़िट होती है स्टेज से, उस तरीके से ही मनुष्य अपना रोल प्ले करके एग्ज़िट करता है, यानी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। प्रथम पैराग्राफ में उन्होंने इसी विचार को प्रमुखता से जाहिर किया है और फिर उन्होंने विभिन्न पंक्तियों में जो 7 स्टेजेस बताई हैं उनकी कुछ विशेषताएं भी उन्होंने इस कविता के द्वारा हमें बताई हैं कि किस तरीके से व्यक्ति उस समय उसका व्यवहार होता है या वह कैसा दिखता है। तो जब भी हम कविता पढ़ेंगे तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि कितनी स्टेजेस हैं, कौन से क्रम पे कौन सी स्टेज है और किस स्टेज की कौन सी विशेषता है, क्योंकि आपके प्रश्न इसी के आधार पर बनाए जाते हैं। तो जब हम पोएम पढ़ें तो आप शुरू से ही इस बात पर ध्यान दीजिए। ऑल द वर्ल्ड इज़ द स्टेज। यहाँ पे इन्होंने मेटाफर का प्रयोग किया है। मेटाफर, वर्ल्ड को इन्होंने स्टेज कहा है कि ये दुनिया जो है यह एक स्टेज है, रंगमंच है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और जो सभी लोग हैं वे प्लेयर्स हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। दे हैव द एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। उनकी यहाँ पे एंट्री होती है और फिर उनकी एग्ज़िट होती है, यानी वो यहाँ पे अपना रोल प्ले करके, अपना किरदार निभा करके चले जाते हैं, तो वो उनकी एग्ज़िट हो जाती है। अर्थात जो दुनिया है रंगमंच के समान है। यहाँ पे मनुष्य जन्म लेता है, एंट्री करता है। एंट्री माने कि यहाँ पे बर्थ, और एग्ज़िट से मतलब है मृत्यु। तो एग्ज़िट, उसकी मृत्यु हो जाती है। अ मैन डाइज एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक ही मनुष्य उसके समय में, यानी अर्थात उसके जीवन काल में, इन हिज टाइम उसके जीवन काल में, प्लेज यानी निभाता है, मैनी पार्ट्स अलग अलग रोल वो निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसका जो जीवन है वह 7 भागों में विभाजित है। जिस तरीके से हम बहुत बार नाटक देखते हैं तो हम देखते हैं कि वह अलग अलग भागों में विभाजित रहता है, उसी तरीके से उसका जो जीवन है वह अलग अलग भागों में विभाजित है, अर्थात वह विभिन्न किरदार एक ही जीवन में निभा जाता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे जो भी हमारे अलग अलग किरदार हैं उनको हमने रेड कलर में ले लिया, इस ऑरेंज कलर में ले लिया है, तो जिससे कि आपको सुविधा होगी कि उस किरदार का नाम उन्होंने क्या दिया, उस स्टेज को क्या नाम दिया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट छोटा बालक, एकदम पैदा हुआ जो बालक है वह। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, नर्स अर्थात जो भी औरत उसकी देखभाल कर रही है वह, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, जिसकी भी जो उसकी देखभाल कर रहे हैं नर्स उसे कहा जाता है। म्यूलिंग अर्थात वह रोता है, और प्यूकिंग, जब बच्चा दूध पीता है तो वह दूध निकाल देता है बहुत बार, उसे प्यूकिंग कहा जाता है। तो वह इस तरीके से व्यवहार करता है, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स। देन द विनिंग स्कूल बॉय, अब दूसरी स्टेज आ जाती है स्कूल बॉय की। देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैशल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल।
अब हम इसकी स्टेज देखते हैं। सेकंड स्टेज आ गई, स्कूल बॉय की स्टेज सेकंड है। विनिंग, विनिंग का अर्थ होता है कंप्लेनिंग, यानी वह शिकायत करता है। विद हिज सैशल, उसके हाथ में उसका बैग है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, बच्चा जब उठता है तो उसके चेहरे पर चमक है और सुबह की तरह की चमक है उसके चेहरे पर। क्रीपिंग लाइक स्नेल, यहाँ पे भी मेटाफर का प्रयोग किया गया है इन लाइनों में। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, यानी सुबह की तरह चमकता हुआ उसका चेहरा है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, इसके अंदर सिमिली का प्रयोग किया गया है। सिमिली, यहाँ पे लाइक का प्रयोग जहाँ पे होगा वहाँ पे सिमिली का प्रयोग किया गया है। क्रीपिंग अर्थात वह धीरे धीरे विद्यालय की तरफ प्रस्थान करता है। क्यों? क्योंकि वह अनविलिंग है, वह स्कूल जाना ही नहीं चाहता। अनविलिंगली, बिना इच्छा के, विदाउट एनी डिज़ायर टू स्कूल, स्कूल की तरफ वह जाता है। किस तरफ जा रहा है? स्कूल को जा रहा है। कैसे जा रहा है? अनविलिंगली ही गोज़ टू स्कूल। एंड देन द लवर, इसके बाद हमारी थर्ड स्टेज आ जाती है, वो है लवर की। ये कौन सी स्टेज है? थर्ड स्टेज है। एंड देन द लवर sang like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. तीसरी स्टेज की विशेषता वह बताता है कि वह एक प्रेमी के रूप में रहता है। साइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस होती है भट्टी। फर्नेस किसे कहा जाता है? भट्टी को कहा जाता है, जहाँ पर लोहार जो है लोहे को पीटता है और उसमें धूकनी जिसको कहते हैं उससे फूंक भी मारता है। तो साइंग होता है सांस लेना, ज़ोर से वो सांस लेता है। लाइक फर्नेस, गर्मी है उसकी सांसों में। विद अ वोफुल बैलेड, बैलेड होता है गीत, और वोफुल यानी दुख भरे। वो दुख भरे गीत क्यों गा रहा है? बिकॉज ही इज़ अवे फ्रॉम हिज बिलवड, वो अपनी प्रेमिका से दूर है, इसलिए वो वोफुल बैलेड गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, और उन गीतों के द्वारा वह अपनी प्रेमिका जो बिलेवड है उसकी प्रशंसा करता है, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है। स्पेशली उसकी आईब्रोज की यानी बाहों की तारीफ वो करता है। देन अ सोल्जर, इसके बाद हमारी चौथी स्टेज आ जाती है, जब व्यक्ति थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, थोड़ा सा उसमें मैच्योरिटी भी आई है, कुछ जिम्मेदारी भी आई है और वह कुछ कच्चा भी है। तो तब वह किस तरीके से व्यवहार करता है? यह हमारी फोर्थ स्टेज है, सोल्जर। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। और वह क्या करता है? इसको हम लोग देखते हैं। सोल्जर जब वह होता है अर्थात कुछ मैच्योरिटी उसमें आई है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अर्थात वह विभिन्न प्रकार के गुस्से से भरे हुए शब्दों का कभी प्रयोग करता है, कभी कस्में खाता है कि मैं ऐसा करूँगा। एंड बियर्डेड, बियर्डेड होती है दाढ़ी, उसकी दाढ़ी जो है पार्ड की तरह है। पार्ड का अर्थ है लेपर्ड, लेपर्ड तेंदुआ, तेंदुए की तरह से उसकी जो है दाढ़ी है, अर्थात वह अनट्रिम्ड है दाढ़ी, उसका कोई कटिंग नहीं कराता, वह जैसे बढ़ रही है उस तरीके से है। जेलस इन ऑनर, और अपने मान सम्मान के लिए वो बहुत ज़्यादा जागरूक रहता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आता है, अर्थात वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। शॉर्ट टेम्पर्ड, TEMPERED, शॉर्ट टेम्पर्ड है वो। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वो किस तरीके की रेपुटेशन यानी किस इज्जत के लिए वो लड़ लेता है? बबल रेपुटेशन, ऐसी इज्जत जो एक बबल के समान है। बबल होता है बुलबुला, जैसे बुलबुला एक क्षण में नष्ट हो जाता है, वैसे ही वह उस क्षणिक रेपुटेशन के लिए लड़ाई करने को भी तत्पर रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, और वह कैनन्स माउथ यानी
किसी भी तरीके का रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है क्योंकि कैनन्स माउथ, माउथ होता है इंसान का, जानवर का, अर्थात जिसमें जीवन है, लेकिन कैनन में माउथ, तो अर्थात उसका पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। एंड देन द जस्टिस, पांचवी स्टेज आ गई है। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहली स्टेज आई थी इन्फेंट, दूसरी आई स्कूल बॉय, तीसरी आई लवर, फोर्थ आई सोल्जर, अब ये हमारी फिफ्थ स्टेज है जस्टिस। इन फेयर राउंड बेली with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instance. And so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon. तो हम पहले पांचवी स्टेज को पढ़ते हैं कि पांचवी स्टेज जो कि जस्टिस की स्टेज है, एज अ जज वो काम करता है, उसका पहले अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इन फेयर राउंड बेली, यानी उसका पेट जो है बाहर निकला हुआ है, तौन निकली हुई है, विद गुड केपन लाइंड, और वह मुर्गियाँ वगैरह खा चुका है बहुत सारी, इसलिए अच्छा खाना पीना वो करता है। विद आइज़ सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अब उसकी दाढ़ी जो है वो फॉर्मल कट में है। पहले उसकी दाढ़ी जो थी वो लाइक द पार्ड थी, ठीक है, अनट्रिप्ड। अभी उसकी दाढ़ी जो है वो फॉर्मल कट में है। फुल ऑफ वाइज सॉज, सॉज मतलब सेइंग्स, कहावतें, एंड मॉडर्न इंस्टेंस, पुरानी बातें भी वह बताता है और साथ ही साथ में अपने अनुभव के आधार पर नवीन उदाहरण भी वो देता है। मॉडर्न इंस्टेंस, इंस्टेंस होता है उदाहरण, एग्जाम्पल्स, और मॉडर्न न्यू, न्यू एग्जाम्पल्स भी वो देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस तरीके से वह अपना जज का रोल जो है वो निभा जाता है। The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon. अब जब सिक्स्थ स्टेज आती है, वो स्टेज है, उसका नाम कवि ने दिया है पेंटालून। पेंटालून एक तरीके का जोकर जो कैरेक्टर होता है, वह होता है पतले पतला शरीर, आँखों पे बड़ा बड़ा चश्मा और स्लीपर्स पहने हुए, इस तरीके का कैरेक्टर होता है। तो इटली की जो कहानियाँ हैं वहाँ पे यह प्रसिद्ध है पेंटालून कैरेक्टर, जोकर आप मान सकते हैं इसको। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, लीन अर्थात पतला, स्लिपर्ड यानी चप्पल पहना हुआ, पेंटालून जोकर। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा, नाक के ऊपर चश्मा है, एंड पाउच ऑन साइड, क्योंकि उसकी आँखें, उसकी त्वचा ढीली पड़ रही है, इसलिए उसकी आँखों के नीचे पाउच बन गए हैं, अर्थात आँखों के नीचे की त्वचा कुछ कुछ लटक गई है। His youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice, turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound, लास्ट सीन ऑफ ऑल। तो पेंटालून को उसने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। आँखों पर चश्मा है, आइज़ के नीचे पाउच बन चुके हैं, स्किन लूज हो चुकी है। हिज यूथफुल होज, होज होते हैं लंबे सॉक्स या पैंट्स जो पहनी जाती थी, उन्हें भी कहा जाता था। ये पैंट्स टाइट होती थी, तो जो यूथफुल यानी कि जवानी के दिनों की जो उसकी पैंट्स थी टाइट वाली, वेल सेव्ड, जिसे उसने अच्छे से सुरक्षित रखा हुआ था, अब वो वर्ल्ड टू वाइड यानी कि बहुत बड़ी चौड़ी दुनिया हो जाती है, अर्थात वह पैंट्स जो हैं उसे लूज़ हो जाते हैं और वह बहुत पतला हो चुका है। टर्निंग अगेन फॉर हिज श्रंक शैंक, शैंक का अर्थ यहाँ पे लेग्स से है, उसके पैर जो हैं पतले, श्रंक, श्रिंक का भूतकाल श्रंक, श्रंकन हो चुके हैं, सिकुड़ चुके हैं, अर्थात वह बहुत पतला हो चुका है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, पाइप्स की आवाज़ जैसे ट्रेबल श्रिल सी होती है, तीखी सी आवाज़ होती है, हवा निकल जाती है कई बार, तो उसी तरीके से उसकी मैनली वॉइस यानी जो इन्फ्लुएंसिंग आवाज़ थी, अब अपना प्रभाव खो जाती है और वो फिर से बच्चे की तरह से तीखी तीखी आवाज़
कभी से सीटी जैसी निकल जाती है, इस तरीके से विसल्स इन हिज साउंड आने लगती है, हवा निकल जाती है, तो इस तरीके से उसकी आवाज़ हो जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अब आ जाता है लास्ट सीन ऑफ ऑल, नाटक का अंत करीब है, जीवन का अंत करीब है, अर्थात जो बुढ़ापा है उसका आ चुका है, मृत्यु के नज़दीक है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री अर्थात जो इवेंटफुल है, घटनाओं से परिपूर्ण जीवन है, वह अब ख़त्म होने को आता है। इस सेकेंड चाइल्डिशनेस, उसका सेकेंड चाइल्डिशनेस आ जाता है। चाइल्डिशनेस अर्थात बच्चों जैसा हो जाता है वह फिर से। शुरुआत में वह इन्फेंट तब बच्चा होता है पहली बार, और सेकेंड टाइम जब वो ओल्ड एज में है तब वह बच्चा हो जाता है। एनबेयर ऑब्लिवियन, वह चीज़ों को भूलने लगता है। सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। सेंस शब्द यहाँ पे दोहराया गया है, रिपीटिशन का प्रयोग किया गया है। रिपीटिशन का प्रयोग जब भी होता है कविता में तो वो एम्फसाइज करने के लिए, यानी किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है। सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। दांत नहीं होते, उसकी आइज़ कमज़ोर हो जाती हैं। सेंस आइज़ का अर्थ है आईसाइट उसकी बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसको लगभग दिखना बंद सा हो जाता है। सेंस टेस्ट, उसको टेस्ट काम नहीं करता है। सेंस एवरीथिंग, और वह कुछ भी नहीं रहता, हर चीज़ के बिना हो जाता है, और फाइनली वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, और तब भी लोग जो हैं उसको भूल जाते हैं। ऑब्लिवियन यहाँ पे हम दो अर्थों में समझ सकते हैं, एक तो वह स्वयं भूलने लग जाता है चीज़ों को, और दूसरा जब मृत्यु को प्राप्त कर जाता है तो वह ऑब्लिवियन बन जाता है बाकी के लोगों के लिए, अर्थात लोग उसको भूल जाते हैं। तो हमने इसकी सारी स्टेजेस देख ली। इन स्टेजेस को हम एक बार फिर से नाम देखेंगे। यह जो कविता है यह शेक्सपियर के नाटक एज़ यू लाइक इट से ली गई है, और वहाँ पे इसको जैकॉस नामक कैरेक्टर ने कहा है। 7 स्टेजेस जो उन्होंने बताई हैं, इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, 5वीं स्टेज जज की, 6th पेंटालोन, एंड 7th इज़ ओल्ड एज या सेकेंड चाइल्डिशनेस। वर्ल्ड को उन्होंने किससे कंपेयर किया है? स्टेज से। तो ये एक तरीके से इसके मेन पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। सारे स्टेजेस का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। तो कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज में? द फिगर ऑफ स्पीच इज़ मेटाफर। मेटाफर का प्रयोग किया गया है जब हम सीधे ही किसी की उपमा दे देते हैं किसी और वस्तु के रूप में, जैसे दुनिया को हमने क्या कह दिया? रंगमंच कह दिया। तो यह मेटाफर का प्रयोग है। अगला प्रश्न, व्हाट डज शेक्सपियर कॉल दिस वर्ल्ड। उन्होंने इस दुनिया को क्या कहा है? उन्होंने इसको स्टेज, रंगमंच कहा है, और यह बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर व्यक्ति जो आता है वह अपना रोल अदा करता है, और उस रोल को 7 भागों में उन्होंने विभाजित किया है। शेक्सपियर कॉल दिस वर्ल्ड अ स्टेज वेयर मेन एंड वुमेन आर मेयर प्लेयर्स, जहाँ पे मनुष्य मात्र एक प्लेयर का भूमिका निभाता है। ही कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ टू अ ड्रामा ऑफ 7 एक्ट। लाइफ को वह 7 भागों में विभाजित कर देते हैं, एक नाटक जो कि 7 भागों में विभाजित है, अर्थात मनुष्य अपने जीवन काल में मुख्यतः 7 प्रकार की भूमिकाएं अदा करता है। ही कॉल्स दिस वर्ल्ड एज अ स्टेज। दुनिया को उन्होंने स्टेज, रंगमंच कहा है। अ मैन इन हिज लाइफ प्लेज मैनी पार्ट्स। तो कितने पार्ट्स प्ले करता है वो? 7। What does the poet mean by exit?
and entrances. Entrances mean birth, यानी मनुष्य जो है जन्म लेता है, अर्थात वह इस रंगमंच रूपी दुनिया में जो है अपनी एंट्री करता है. एंड एग्जिट का अर्थ है डेथ, यानी कि मृत्यु जो है उसकी इस रंगमंच से एग्जिट है. What does a man do in his first stage? अब हमें प्रत्येक स्टेज और उसकी विशेषताएं ध्यान में होनी चाहिए. तो यहाँ पे वह पूछता है कि मनुष्य प्रथम स्टेज में क्या करता है. तो प्रथम स्टेज में मनुष्य क्या करता है यह हम देखते हैं. In his first stage, the man plays the role of an infant. In his first stage, कौन सी स्टेज में? प्रथम स्टेज के अंदर मनुष्य जो है वह एक इन्फेंट का रोल अदा करता है. इन्फेंट जो कि बच्चा पैदा हुआ होता है उसे इन्फेंट कहा जाता है. He cries and vomits in the nurse's arm. यहाँ पे नर्स से तात्पर्य है जो भी व्यक्ति उसकी देखभाल करता है वह उसकी बाहों में रोता है और उसकी बाहों में दूध निकाल देता है, तो वॉमिट कर देता है. हाउ डज़ अ मैन एक्ट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ? यह प्रश्न 2019 में पूछा जा चुका है. इन द सेकेंड स्टेज ही इज़ अ विनिंग स्कूल बॉय. विनिंग माने कि कंप्लेनिंग. आप कंप्लेनिंग भी ये लिख सकते हैं, यहाँ पे शिकायत करता हुआ बच्चा है. His face shines in the morning. उसका चेहरा सुबह की तरह चमकता है. He unwillingly goes to school. और वह बिना इच्छा के, without any desire या reluctantly, आपको जो भी शब्द अच्छा लगे, without any desire, reluctantly goes to school. स्कूल को जाता है. He moves slowly. वह धीरे धीरे चलता है. Like a snail. और एक केंचुए की तरह से वह धीरे धीरे से चलता है, क्योंकि वह स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होता. नेम द फिगर ऑफ स्पीच. अब हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनका फिगर ऑफ स्पीच हमें बताना है. तो पहला वाक्य है शाइनिंग मॉर्निंग फेस. इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है. क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, यह सिमिली का प्रयोग किया गया है. जब लाइक या एज इस तरीके के शब्द होंगे तो वहाँ पे सिमिली का प्रयोग किया जाता है. प्रश्न संख्या 7. विद whom इज़ द स्कूल बॉय कंपेयर्ड टू? स्कूल बॉय को किसके साथ कंपेयर किया गया है? कंपेयर का अर्थ होता है तुलना करना. द स्कूल बॉय इज़ कंपेयर्ड टू अ स्नेल. ये हम ध्यान रखेंगे, स्कूल बॉय की तुलना स्नेल के साथ की गई है, क्योंकि स्नेल जैसे धीरे धीरे चलता है रेंगता हुआ, वैसे ही वह बच्चा जो है बिना किसी इच्छा के स्कूल रेंगता हुआ सा जाता है, धीरे धीरे जाता है. ही गोज़ टू स्कूल अनविलिंगली, सो इसलिए ही मूव्स स्लोली लाइक अ स्नेल. वह केंचुए की तरह ही धीरे धीरे चलता है. प्रश्न संख्या 8. What does a man act in the third stage? थर्ड स्टेज में क्या था मनुष्य? लवर. In the third stage, a man acts as a lover. He composes love songs for his beloved. Beloved कौन होती है? प्रेमिका को beloved कहा जाता है. वह अपनी प्रेमिका के लिए लव सॉन्ग्स कंपोज करता है, गीत लिखता है. He sighs. sigh होता है जोर से सांस लेना. Like a furnace, और भट्टी की तरह वह गर्म जोर से सांसें लेता है. He breathes like the bellow of a blacksmith. Blacksmith लोहार. जिस प्रकार से लोहार भट्टी में धूकनी से फूंक मारता है, गर्म सांस छोड़ता है, वहाँ पे भट्टी जलती है, उसी तरीके से यह प्रेमी भी प्रेम की आग में जल रहा है. Fire of love burns in him. What is lover compared to? A lover is compared to furnace. किससे कंपेयर किया गया है? फर्नेस, भट्टी से. He sings sad songs to his beloved. Fire of love burns in him. कोशिश करके भाषा वही रखी गई है, सेम प्रकार के जिसमें उत्तर आने हैं, जिससे कि आप सरलता से याद कर सकें. फिगर ऑफ स्पीच बताना है. Bearded like a pard. यहाँ पे लाइक का प्रयोग किया गया, तो जब भी लाइक होगा तो वहाँ पे सिमिली का ही प्रयोग होगा.
यानी कि वह किसकी तरह से उसकी दाढ़ी है? पार्ड, लेपर्ड की तरह से उसकी दाढ़ी है। Why is a soldier ready to go in a cannon's mouth? सोल्जर क्यों खतरे के हाथ उसमें मुंह में हाथ डालता है, क्यों जाने को तैयार हो जाता है, वो क्यों रिस्क लेने को तैयार हो जाता है? A soldier is ready to go in cannon's mouth because he seeks bubble reputation. वह झूठी इज्जत के लिए दौड़ता भागता है। He is ready to do or die. वह करने या मरने के लिए तैयार हो जाता है। और रेपुटेशन किस तरीके की? झूठी, छोटी, क्षणिक, बबल। बबल बुलबुले को कहा जाता है। जिस तरीके से बुलबुला एक दो पल ही रहता है, क्षणिक होता है, उसी तरीके से कवि कहता है कि वह क्षणिक रेपुटेशन के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। क्वेश्चन 12, हाउ डज़ अ मैन एक्ट्स लाइक अ सोल्जर? जब वह सोल्जर होता है तो वह किस तरीके से व्यवहार करता है? यहाँ पे हम एक बात ध्यान रखेंगे कि सोल्जर से मतलब यह नहीं कि वह सेना में भर्ती हो गया। सोल्जर से मतलब कि उसके अंदर वह सब गुण हैं जो एक सैनिक में होते हैं। जल्दी से गुस्सा आना, एग्रेसिव होना, जल्दी से एक्शन लेना किसी भी बात के लिए। तो यह सब विशेषताएं इस व्यक्ति में इस उम्र में होती हैं। द फोर्थ स्टेज इज़ ऑफ अ सोल्जर, ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब जल्दी से उसको गुस्सा आता है। ही इज़ रेडी टू रिस्क हिज लाइफ फॉर अ मोमेंट्री रेपुटेशन। मोमेंट्री रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन एक ही बात है। वह अपनी ज़िंदगी को भी दांव पे लगा देता है मोमेंट्री रेपुटेशन के लिए। ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मज़बूत है, ताकतवर है। ही इज़ क्विक एंड फियर्स, वह बहुत ही शीघ्र जो है गतिविधि करता है और ख़तरनाक है, लेपर्ड की तरह से। ही हैज़ एन अनट्रिम्ड बियर्ड, और उसकी दाढ़ी जो है वो अनट्रिम्ड है, अच्छी तरीके से कट नहीं की हुई, लाइक दैट ऑफ अ लेपर्ड। लेपर्ड की तरह ही उसकी दाढ़ी है। तो वह किस तरीके का होता है? शॉर्ट टेम्पर्ड, रेडी टू रिस्क हिज लाइफ फॉर अ मोमेंट्री रेपुटेशन, स्ट्रॉन्ग होता है, क्विक एंड फियर्स लाइक अ लेपर्ड, अनट्रिम्ड बियर्ड। तो ये कुछ शब्द हम ध्यान रखेंगे। ये किससे जुड़े हुए हैं? सोल्जर से। और सोल्जर कौन सी स्टेज थी? फोर्थ स्टेज। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द मैन डू इन द फिफ्थ स्पैन ऑफ लाइफ? द मैन इन द फिफ्थ स्टेज इज़ अ जज। वह किस तरीके से व्यवहार करता है? जज की तरीके से। ही हैज़ अ राउंड बेली, क्योंकि वह अब अच्छा खासा कमा चुका होता है, अच्छा खाता पीता है, तो उसकी राउंड बेली है, यानी गोल मटोल पेट है, तौन निकली हुई है। ही हैज़ बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अब उसकी दाढ़ी तरकीब से कटी हुई है। ही इज़ ग्रीडी, वह लालची हो जाता है। ही क्यूट्स वाइज सेइंग्स, कहावतें बोलता रहता है। एंड मॉडर्न एग्जाम्पल्स, और नवीन उदाहरण भी वह अपने अनुभव के आधार पर देता रहता है। ही इज़ करप्ट, करप्ट अर्थात वह जो है करप्ट हो चुका है। एंड एक्सेप्ट्स गिफ्ट्स ऑफ चिकन्स, वह विभिन्न प्रकार के उपहार वगैरह भी कोई अपनी ड्यूटी के लिए स्वीकार कर लेता है। तो कुल मिलाकर के वह लालची है, उसका पेट बाहर है। और बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, ये किसकी विशेषता है? कौन सी स्टेज की? पांचवी स्टेज, और पांचवी स्टेज थी जज की। तो हमें स्टेजेस और उनकी विशेषताओं को बहुत ध्यान से याद रखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हेन डज मेन्स वॉइस चेंज? मनुष्य की आवाज़ चेंज कब हो जाती है? अ मेन्स वॉइस चेंजेस इन द सिक्स्थ स्टेज ऑफ लाइफ। हिज ओल्ड एज वीकन्स हिज वॉइस, उसकी जो बुढ़ापा है उसकी आवाज़ को बदल देता है, कमज़ोर कर देता है। वीकन्स अर्थात कमज़ोर कर देता है। वॉट हैपन्स टू मैन्स मैनली वॉइस? यहाँ पे देखिए पूछा है व्हेन, कब बदल जाती है, तो हमें सिर्फ उम्र बतानी है। ओल्ड एज में बदल जाती है। और कैसे बदल जाती है? वॉट हैपन्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इन द सिक्स्थ स्टेज मैन्स वॉइस चेंजेस इनटू चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स।
चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स यानी थोड़ी सी तीखी हो जाती है और हवा सी निकलती है। बच्चे जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं होती है, इसी तरीके से बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ स्पष्ट नहीं होती। देयर इज़ विस्लिंग, विस्लिंग का अर्थ होता है सीटी की सी आवाज़, क्योंकि हवा निकलती है मुंह में से तो वो सीटी की सी आवाज़ आने लगती है। हिज वॉइस लूजेज इट्स इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है प्रभाव, उसकी आवाज़ अपना प्रभाव खो देती है। वॉट इज़ कॉल्ड द लास्ट स्टेज, वॉट आर इट्स फीचर्स, फीचर्स यानी कि उसकी विशेषताएं क्या होती हैं लास्ट स्टेज की। द लास्ट स्टेज ऑफ अ मैन इज़ एन ओल्ड एज, वह उसका बुढ़ापा है। इट इज़ हिज सेकेंड चाइल्डिशनेस, लास्ट स्टेज को कवि ने नाम दिया है सेकेंड चाइल्डिशनेस। इन दिस स्टेज द मैन इज़ विदाउट टीथ, दांत नहीं होते। आइज़, आँखें नहीं होती, अर्थात उसको दिखना कम हो जाता है। ही हैज़ अ पुअर आईसाइट, पुअर आईसाइट। टेस्ट एंड बिकम्स नथिंग, उसका टेस्ट नहीं रहता है, वो बहुत अधिक चीज़ें खा पी भी नहीं पाता है, उसको प्रिवेंट करना पड़ता है खुद को अच्छा खाने पीने से। एंड बिकम्स नथिंग, वह बिल्कुल दूसरों पर निर्भर हो जाता है, इसीलिए वह कुछ भी अस्तित्व उसका महत्वपूर्ण नहीं रहता। ही इज़ वीक एंड इज़ हेल्पलेस, वह हेल्पलेस हो जाता है, असहाय हो जाता है। ही हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर एवरीथिंग, वह अपनी हर एक बात के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। फाइनली ही डाइज़, और फाइनली वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज अ पोएट कॉल लाइफ स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, कविता के लगभग अंत में कवि कहता है कि उसकी स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री अंत हो जाता है उसका। क्यों कहता है वो ऐसा? द पोएट कॉल्स लाइफ अ स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री एज लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसीन इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स होती हैं घटनाएं, अनसीन माने कि अनदेखी, जिन्हें हमने देखा नहीं, जिन्हें हम पहले से जानते नहीं हैं, ऐसी घटनाओं से पूर्ण होता है जीवन। हमें नहीं पता हमारे जीवन में कल क्या घटना होगी, अगले ही पल क्या घटना घटेगी। इसे कहा जाता है अनसीन इंसिडेंट्स एंड अकरेंसेस विच कैनॉट बी प्री डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड अर्थात पहले से ही निश्चित, तो कैन नॉट लग गया अर्थात पहले से ही निश्चित नहीं होती, और इस तरीके की अनदेखी घटनाओं से परिपूर्ण जीवन होता है। What is meant by slippered pantaloon? क्वेश्चन नंबर 18। पेंटालून, पेंटालून कौन है? एक जोकर के समान व्यक्ति होता है, और यह जो है इटली के रंगमंच पर बहुत ही प्रसिद्ध होता था। हम लोग प्राय जोकर कहते हैं। तो जोकर अजीब से कपड़े पहनता है, ढीले ढीले कपड़े, लोगों को हंसाता है। तो पेंटालून इज़ अ कॉमिक कैरेक्टर ऑफ इटालियन स्टेज, यानी इटली का जो रंगमंच है वहाँ पे ये कैरेक्टर होता है। विद लूज फिटिंग ट्राउज़र्स, उसके पैंट्स पजामेज जो होते हैं वो ढीले ढीले होते हैं। ही इज़ एन ओल्ड मैन हु मेक्स अदर्स लाफ, वह दूसरों को हंसाता है। विद हिज अनयूजुअल ड्रेस, उसकी विचित्र सी ड्रेस वेशभूषा होती है। स्पेक्टिकल्स, नाक पे चश्मा होता है। एंड स्लिपर्स, पैरों में चप्पल होती है। What does bubble reputation mean? Bubble reputation आपको पहले भी समझाया, क्षणिक reputation. The soldier is ready to die for name and fame. वह अपने नाम और प्रसिद्धि के लिए मरने को तैयार हो जाता है. It is a simile. Bubble reputation. It means that reputation is as short-lived as the life of a bubble. यहाँ पे यह सिमिली नहीं है, आप सिमिली नहीं लिखेंगे, यह मेटाफर है। बबल रेपुटेशन, उसको सीधे ही इसने नाम दिया है बबल रेपुटेशन। तो उस तरीके की रेपुटेशन है जो कि बबल जैसी है। शॉर्ट लिव्ड एज ई लाइफ ऑफ अ बबल, जिस तरीके से बबल यानी कि बुलबुले का जीवन होता है एक दो पल का ही, उसी तरीके से उस रेपुटेशन के लिए वह अपनी ज़िंदगी देने को तैयार हो जाता है। What does a poet mean when he says full of wise saws
एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। इसका क्या अर्थ है? वाइज सॉज मॉडर्न इंस्टेंसेस। कब होती है ये स्थिति? वाइज सॉज वह कब बोलता है? जब वह जज की भूमिका निभाता है। तो द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द जज, वह जज की भूमिका को बता रहा है। एंड ही सेज दैट द जज इज़ फुल ओल्ड इनफ टू स्टार्ट पासिंग हिज नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस। अब जो व्यक्ति है वह इतना अनुभवी हो चुका है कि वह अपने ज्ञान को, अनुभव को सलाह के रूप में लोगों को देना शुरू कर देता है। प्रोवर्ब्स एंड एक्शंस, स्टोरीज़, इसीलिए वह कहावतों से भरपूर होता है, कहानियाँ उसके पास खूब सारी होती हैं दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए। ही ऑल्सो मेक्स रेफरेंसेस टू थिंग्स दैट आर कंटेम्प्रेरी, यानी कि समकालीन, उसके अनुभव के आधार पर जो नवीन उदाहरण है, उसके समकालीन उदाहरण हैं, उन्हें भी वह देता है। ही शोज़ ऑफ हिज विजडम, वह अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 21, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट शो द चाइल्ड इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल। ऐसे शब्द हमें बताने हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। वर्ड्स लाइक विनिंग, क्रीपिंग, अनविलिंगली। विनिंग, क्रीपिंग, अनविलिंगली, ये जो शब्द हैं यह बताते हैं। एक्सप्रेस द चाइल्ड्स अनविलिंगनेस टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What kind of beard does a man has as a judge? जज के रूप में उसकी बियर्ड यानी दाढ़ी कैसी होती है? Has a well trimmed beard with a formal cut. कैसी बियर्ड होती है? फॉर्मल। फॉर्मल का अर्थ अर्थात वेल ट्रिम्ड होती है, अच्छी तरीके से कटिंग की हुई होती है। नेम फिगर ऑफ स्पीच अ वर्ल्ड टू वाइड। तो यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोल। जब वह पतला हो जाता है तो उसकी जो पैंट्स पहले से ही टाइट थी वो भी इतनी ढीली हो जाती हैं कि मानो बहुत बड़ी दुनिया के समान हो गई हो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ नर्स? नर्स की क्या भूमिका होती है? तो नर्स आपको बताया जो बच्चे की देखभाल करता है वह नर्स है। अ नर्स लुक्स आफ्टर एन इन्फेंट। लुक आफ्टर अर्थात देखभाल करना। एन इन्फेंट अनटिल इट बिकम्स सेल्फ डिपेंडेंट। जब तक से बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाता, सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक से नर्स जो है उसकी देखभाल करती है। What does shrunk shank mean? Name the figure of speech. हमें figure of speech भी बताना है। It means thin legs. उसके जो पैर हैं बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं। श्रंक जो है भूतकाल है श्रिंक का। श्रिंक का अर्थ होता है सिकुड़ना, तो श्रिंक का भूतकाल श्रंक, यानी सिकड़े हुए पैर अर्थात बहुत ही पतले पतले पैर हो चुके हैं। थिन लेग्स। फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन, श। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इवन इन द कैनन्स माउथ। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है, जिसमें कैनन को पर्सोनिफाइड किया गया है। अर्थात पर्सोनिफिकेशन का अर्थ होता है किसी वस्तु को इस तरीके से बताना कि मानो उसमें कोई जान हो। तो माउथ तो मनुष्य का जिसमें जीवन है उसका माउथ होता है, तो कैनन बंदूक का कोई माउथ नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया है। What does the word sense mean? सेंस का क्या अर्थ होता है? It means without, के बिना, दांत के बिना, आइज साइट के बिना, तो सेंस का प्रयोग किया गया है। What is the importance of repetition of the word sense? रिपीटिशन क्यों प्रयोग किया गया है? अर्थात इस सेंस शब्द को क्यों बार बार कहा है? सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। तो यह बार बार क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि कवि चाहता है कि वह बुढ़ापा और उसकी विशेषताओं को एक जोर दे करके, एम्फसाइज करके हमें समझाए। द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड सेंस एम्फसाइजेज द कंपैरिजन ऑफ ओल्ड एज टू इन्फेंसी। और वह उसकी तुलना, क्योंकि इन्फेंसी से उसने कहा है सेकंड चाइल्डिशनेस, इसको सेकंड चाइल्डिशनेस वह कहता है, तो वह
इन्फेंसी से अर्थात एकदम जो बालक पैदा हुआ है उससे वह तुलना कर रहा है। एन इन्फेंट एंड एन ओल्ड पर्सन बोथ आर स्ट्रेंथलेस एंड आर डिपेंडेबल ऑन अदर्स, वह दूसरों पर ही निर्भर करते हैं। वॉट वॉज वेल सेव्ड, किस चीज़ को अच्छे से बचा करके रखा गया था? द होज, स्पेक्टिकल्स, रेपुटेशन या लाइफ। तो किस चीज़ को अच्छी तरह उसने बचा के रखा था? उसके होज को। तो इसका उत्तर क्या है? ए, होज, जो उसके बड़े बड़े पैंट्स, सॉक्स वाले पैंट्स थे, उनको उसने बचा के रखा। हु इज़ क्विक इन क्वारल, लड़ने के लिए कौन उतारू होता है? अ स्कूल बॉय, अ जज, अ सोल्जर, पेंटालून। तो इसका उत्तर क्या होएगा? सी, अ सोल्जर, यह इसका उत्तर है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम इसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आप स्टेजेस को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं और किस तरीके से हमें इसके प्रश्नों के उत्तर को याद रखना है। आप 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसमें लगभग सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं और जो आपका मॉडल पेपर जारी किया गया है सन 2021 के लिए, उसके भी प्रश्न इसी में शामिल किए गए हैं। सो कीप वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।